हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां एसेस्टजू ने उस ड्रैगन स्टोन और अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए उन 8 की 8 इमॉर्टल सोल्स को दोबारा फिक्स कर दिया था। और क्योंकि उन 8 इमॉर्टल सोल्स के अंदर यूलिन के भाइयों की सोल्स मौजूद थी, तो इसलिए उन 8 की 8 इमॉर्टल सोल्स ने यूलिन को ही अपना नया मास्टर मान लिया था। उसी के साथ एसेस्टजू ने मास्टर जियांग से सोल रिफाइनिंग मेथड को छीनने के लिए आए हुए वुजी सोर्ड क्लैन के एल्डर को भी बहुत ही बुरी तरह से मारकर उसे वापस अपने वुजी सोर्ड क्लैन भेज दिया था। और उसी के साथ उसे एक पैगाम भी दिया था कि अगर उन लोगों ने दोबारा जियांग फैमिली में घुसने की कोशिश की तो एसेस्टजू खुद उन सभी को खत्म कर देंगे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां वुजी सोर्ड क्लैन का वो एल्डर वापस अपने क्लैन पहुंच चुका था। और वहां पहुंचकर उसने मास्टर जियांग को सारी बात भी बता दी थी। और उस एल्डर की ये सारी बातें सुनकर मास्टर जियांग वहां पे कोल्ड टून में उससे कहते हैं, ओ तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने अभी तक जियांग फैमिली को खत्म नहीं किया, और उसी के साथ तुम जियांग फैमिली से वो सोल रिफाइनिंग मेथड लाने में भी नाकाम हो गए। और तुम्हारे मुताबिक जिस पर्सन ने तुम्हारा ये हल किया है, उसी पर्सन ने एंशिएंट टॉम से उन सारी सोर्स को चुराया था। जिसपे वो एल्डर वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से बोलते हुए मास्टर जियांग को बताता है कि वो पर्सन जिसका नाम जू यंग है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि उसकी ताकत को मैंने खुद महसूस किया है। इवन उसकी ताकत को देखते हुए मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हमारे सोर्ड मास्टर भी उसका सामना नहीं कर सकते। आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा लें कि ये सारी सोर्स मेरी बॉडी के अंदर घुसी हुई है, उसके बावजूद भी मैं अभी तक नहीं मरा, क्योंकि इन सोर्स ने मेरी मेरिडियंस और मेरे वीक पॉइंट्स को हिट ही नहीं किया। आप इसी से अंदाजा लगा लें कि उस पर्सन का अपनी पावर के ऊपर कितना ज्यादा कंट्रोल है। न जाने उसे मेरे ऊपर कैसे रहम आ गया, वरना उसकी आंखों में देखते हुए तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि आज मेरा यहाँ पे मरना तय है। और ये कहकर वो एल्डर वहाँ पे मास्टर जियांग से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, मास्टर जियांग अब आपको ही मेरे लिए कुछ करना होगा। उस एल्डर की ये बात सुनकर वहाँ पास में खड़े एक और एल्डर मास्टर जियांग से कहता है, मास्टर जियांग ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। उस पर्सन जू यंग ने ऐसा करके सीधा सीधा हमारे वुजी सोर्ड क्लैन के फेस के ऊपर तमाचा मारा है। और सिर्फ उसने हमारे वुजी सोर्ड क्लैन के फेस के ऊपर तमाचा ही नहीं मारा, बल्कि उसने हमारे वुजी सोर्ड क्लैन के फेस के ऊपर अपना पाँव रखते हुए हमारे वुजी सोर्ड क्लैन की सारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। और मैं अपने वुजी सोर्ड क्लैन की ये बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अपने लोगों की ये सारी बातें सुनकर मास्टर जियांग को भी अब धीरे धीरे वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। और तभी वो एल्डर वहाँ से आगे बढ़कर अपने उसी घायल साथी की तरफ जाते हुए उससे कहता है, मेरे भाई तुम फिक्र ना करो, हम तुम्हारा बदला उस जू यंग से जरूर लेंगे, पर उससे पहले मैं इन सभी सोर्स को तुम्हारी बॉडी से बाहर निकाल देता हूँ, ताकि हम तुम्हें यहाँ पे दोबारा ठीक कर सके। और ये कहकर वो एल्डर जैसे ही वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उन सोर्स को बाहर निकालने की कोशिश करता है, तो मास्टर जियांग जो कि उन सभी सोर्स को काफी गौर से देख रहे थे, उसे उन सभी सोर्स के अंदर एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी महसूस होती है। और ये एहसास होते ही मास्टर जियांग वहाँ पे चलाते हुए अपने उस एल्डर को वहीं पे रुकने के लिए कहता है, जो देखकर वो एल्डर भी वहाँ पे कंफ्यूज होते हुए मास्टर जियांग से पूछता है, मास्टर जियांग क्या हुआ आपको, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? पर तब तक वहाँ पे बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि मास्टर जियांग वहाँ पे कुछ कर पाते उससे पहले ही उन सभी सोर्स के अंदर एसेस्टजू की स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट हो गई थी। जो देखकर वो दोनों एल्डर्स वहाँ पे कुछ सोच पाते उससे पहले उन सोर्स के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और इसी के साथ उन दोनों एल्डर्स का खेल वहीं पे खत्म हो गया था। वो एल्डर बेचारा यहाँ पे ये सोच रहा था कि वो एसेस्टजू के हाथों से बच गया है, लेकिन हेल गॉड से भी भला कोई बच पाया है। पर वो सोर्स जिनके अंदर एसेस्टजू की एनर्जी थी, वो अभी भी वहाँ पे नहीं रुक रही थी, और उन्होंने वहाँ पे आगे बढ़ते हुए मास्टर जियांग के ऊपर भी हमला कर दिया था। जिन्हें रोकने के लिए मास्टर जियांग वहाँ पे अपने सामने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल शील्ड बनाता है, लेकिन उसकी वो शील्ड भी बुरी तरह से उन सोर्स को नहीं रोक पा रही थी। जो देखकर मास्टर जियांग भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, आखिर ये किस तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी है? ऐसी खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी तो मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी नहीं देखी, जिसने इन जैसी मामूली सोर्स को भी इतना ज्यादा पावरफुल बना दिया। और ये कहकर मास्टर जियांग वहाँ पे उन सोर्स को रोकने के लिए अपना पूरा दम लगाने लगा था, पर उसके बावजूद भी वो सोर्स वहाँ पे धीरे धीरे मास्टर जियांग के हार्ट की तरफ बढ़ने लगती है। जो देखकर मास्टर जियांग भी वहाँ पे डरते हुए कहते, नहीं, मुझे लगता है अब मैं इसे यहाँ पे और ज्यादा नहीं रोक पाऊंगा। पर तभी अचानक ही वो सोर्स वहाँ पे खुद ब खुद ही एक्सप्लोड हो जाती है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से मास्टर जियांग वहाँ पे उड़ते हुए पीछे एक दीवार के साथ जा टकराया था। और वहाँ पे सोर्स की स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से मास्टर जियांग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। जो देखकर मास्टर जियांग वहाँ पे हैरान होते हुए खुद से ही कहता है कि आखिर वो सोर्स खुद ब खुद ही कैसे रुक गई, क्योंकि अगर वो सोर्स चाहती तो मुझे यहाँ पे बहुत ही आसानी से मार सकती थी। पर मास्टर जियांग बेचारा यहाँ पे कहा जानता था कि अभी उसके मरने का वक्त नहीं आया, जब उसके मरने का वक्त आएगा तो हेल गॉड खुद ही उसके पास आ जाएंगे। पर बेचारा मास्टर जियांग तो अभी भी यहाँ पे उसी सोर्स के अंदर मौजूद एनर्जी के बारे में सोच रहा था। वो वहाँ पे खुद से ही सवाल करते हुए कहता है कि आखिर उस सोर्स के अंदर किस तरह की खतरनाक एनर्जी मौजूद थी। अगर वो सोर्स थोड़ी सी भी और मजबूत होती तो मुझे डर है कि अब तक मैं यहाँ पे मर चुका होता। और अभी मास्टर जियांग यहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पे उन सोर्स के ब्लास्ट होने की वजह से वो पूरा हाल ही टूटने लगा था। जो देखकर मास्टर जियांग वहाँ पे और भी ज्यादा सीरियस होते हुए कहता है, नहीं, ये स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे कोई मामूली स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं लग रही, मुझे जल्द से जल्द सोर्ड मास्टर को इसके बारे में बताना होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सोर्ड मास्टर के पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मास्टर जियांग भी पहुंच चुका था। और वहाँ पहुंचकर उसने सोर्ड मास्टर को अब तक क्या क्या हुआ उस सब के बारे में डिटेल से बता दिया था। पर ये सब बताते बताते वो वहाँ पे सोर्ड मास्टर के सामने झुक गया था, क्योंकि वो यहाँ पे अच्छी तरह से जानता था कि अगर सोर्ड मास्टर को गुस्सा आ गया तो वो उसे यहीं पे खत्म कर देंगे। वहीं मास्टर जियांग की ये सारी बातें सुनने के बाद भी सोर्ड मास्टर उसे कोई भी जवाब नहीं देता, और वो चुपचाप वहाँ पे एक फ्लावर को ग्रूम कर रहा था। और सोर्ड मास्टर को वहाँ पे इस तरह से चुप देखकर बेचारे जियांग का डर वहाँ पे धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उसे ये खामोशी तूफान से पहले आने वाली शांति लग रही थी। तभी सोर्ड मास्टर वहाँ पे पलट कर जियांग को देखते हुए कहता है, आकर इस फ्लावर को देखकर मुझे बताओ
बताओ कि ये सही से गर्म हुआ है या नहीं। जिस पे जियांजू वहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट टोन में स्वॉर्ड मास्टर से कहता है, स्वॉर्ड मास्टर आपकी स्वॉर्ड स्किल्स बहुत ही ज्यादा शार्प है और ये फ्लावर इससे ज्यादा अच्छा ग्रूम नहीं हो सकता था। जियांजू की ये बात सुनकर स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे एक तंजीह से अमल करते हुए उससे कहते हैं, क्या वाकई ही? पर मुझे तो लगता है तुम मेरी झूठी तारीफ कर रहे हो, क्योंकि तुम आजकल मुझसे वैसे भी बहुत सारी बातें छुपाने लगे हो, जैसा कि तुमने मुझे उस माइन की डिस्ट्रक्शन के बारे में भी कुछ नहीं बताया था। स्वॉर्ड मास्टर की ये बात सुनकर तो बेचारे जियांजू की हवा ही वहाँ पे टाइट हो गई थी और वो डर के मारे वहाँ पे अकलाते हुए स्वॉर्ड मास्टर से कहता है, स्वॉर्ड मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये सारी की सारी मेरी गलती है। मुझे लगा था मैं खुद अकेले ये सब संभाल लूंगा, लेकिन कब सिचुएशन मेरे हाथ से निकल गई मुझे पता ही नहीं चला और मैं अपनी इस गलती की सजा भी भुगतने के लिए तैयार हूँ। जियांजू की ये बात सुनकर स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे एक बार फिर से चुप हो गए थे और वो उसे कोई भी जवाब नहीं देते, जो देखकर जियांजू समझ जाता है कि स्वॉर्ड मास्टर उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। इसलिए जियांजू वहाँ पे खुद ही खुद को सजा देने के लिए एक डैगर को बाहर निकालकर उसे अपनी टांग के अंदर घुसा देता है, लेकिन स्वॉर्ड मास्टर उसे वहाँ पे फिर भी कोई भी जवाब नहीं देते, जो देखकर जियांजू ने वहाँ पे एक और डैगर को बाहर निकालते हुए उसे सीधा अपने पेट के अंदर घुसा दिया था, लेकिन स्वॉर्ड मास्टर तो उसे वहाँ पे अब की बार भी कोई जवाब नहीं देते। और तभी वहाँ पे एक लड़की स्वॉर्ड मास्टर के लिए चाय लेकर भी आ गई थी, पर स्वॉर्ड मास्टर को वहाँ पे कोई भी जवाब ना देते हुए देखकर जियांजू वहाँ पे एक बार फिर से एक डैगर को बाहर निकालकर उसे सीधा अपने दिल के अंदर घुसा देता है, जिसकी वजह से अब वहाँ पे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन स्वॉर्ड मास्टर तो वहाँ पे उसकी तरफ देख ही नहीं रहे थे, जो देखकर अब जियांजू के पास खुद को खत्म करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए वो वहाँ पे एक और डैगर को बाहर निकालकर उसे सीधा वहाँ पे अपनी आंख के अंदर घुसाने ही वाला था, लेकिन एंड टाइम पे स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे बोलते हुए उससे कहते हैं, तो जियांग फैमिली ने सक्सेसफुली सोल स्वॉर्ड को रिफाइन कर लिया है। स्वॉर्ड मास्टर की ये बात सुनकर जियांजू ने वहाँ पे बिल्कुल अपनी आंख के सामने अपने डैगर को रोक लिया था और अगर यहाँ पे एक भी सेकंड की देरी होती तो अब तक जियांजू का खेल खत्म हो चुका होता। खैर जियांजू वहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर को जवाब देते हुए कहता है, ये स्वॉर्ड मास्टर, जियांग फैमिली ने सक्सेसफुली एक सोल स्वॉर्ड को रिफाइन कर लिया है और स्वॉर्ड मास्टर आप चिंता ना करें, मैं अभी के अभी आपके लिए जियांग फैमिली से वो स्वॉर्ड लेकर आता हूँ। नहीं बल्कि मैं उस सोल स्वॉर्ड के साथ साथ उस इवल पर्सन को भी अपने साथ ले आऊंगा जिसने एंशिएंट टॉम से हमारी सभी स्वॉर्ड्स को चुराया था। जियांजू की ये बात सुनकर स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे अपना चाय का कप नीचे रखते हैं, जो कि उस लड़की के लिए एक इशारा था और स्वॉर्ड मास्टर का ये इशारा पाते ही वो लड़की अचानक ही वहाँ से टेलीपोर्ट होते हुए जियांजू के सामने पहुंचकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है, बेवकूफ कहीं के, तुम अभी भी वही बेवकूफी करने की सोच रहे हो जो तुम पिछले इतने दिनों से करते हुए आ रहे हो। और तभी स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे कोल्ड टून में कहते हैं, मास्टर जी आने जाने से पहले मुझे अपनी सारी स्वॉर्ड टेक्निक्स तो सिखा दी थी और ये भी बता दिया था कि कैसे मैं एक स्वॉर्ड को अपनी 8 मेरिडियंस के साथ जोड़ते हुए उसे अपनी बॉडी के एक हिस्सा बना सकता हूँ। दोस्तों ये टेक्निक आपको याद है, यही टेक्निक पिछले एपिसोड में एंसेस्टर्स ने यूलियन को बताई थी। वहीं स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मैं एक स्वॉर्ड मास्टर तब भी कहलवाने के लायक होऊंगा जब मेरे पास भी मास्टर ये जियान की तरह एक डिवाइन स्वॉर्ड होगी। अभी मैंने भले ही स्वॉर्ड सेंट्री एला में ब्रेक थ्रू कर लिया है, लेकिन अभी भी मुझे अपनी बॉडी के अंदर कुछ मिसिंग महसूस होता है और मेरी बॉडी के अंदर ये कमी सिर्फ एक डिवाइन स्वॉर्ड ही पूरी कर सकती है। स्वॉर्ड मास्टर की ये बात सुनकर वो लड़की वहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर को ग्रीट करते हुए कहती है, स्वॉर्ड मास्टर आप चिंता ना करें, कुछ दिनों बाद ही 8 माउंटेन एंड सी रियलम की स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस होने वाली है और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि उस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं किसी भी हालत में वो डिवाइन स्वॉर्ड लाकर आपको दे दूंगी और उसके बाद आप सिर्फ हमारे वुजी स्वॉर्ड क्लैन के ही नहीं बल्कि पूरे 8 माउंटेन एंड सी रियलम के स्वॉर्ड मास्टर बन जाएंगे। उस लड़की की ये बात सुनकर स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए कहते हैं, वो टाइम तो बस अब आने ही वाला है, लेकिन तब तक मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को अपनी खुशी मनाने दो, क्योंकि स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस में आकर वो स्वॉर्ड तो वैसे भी मुझे ही मिलने वाली है। अब स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस ही मेरी आखिरी मंजिल होने वाली है, जिसके बाद मेरी आगे की रियल जर्नी स्टार्ट होगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जियांग फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एंसेस्टर्स अभी भी यूलियन की स्वॉर्ड प्रैक्टिस करवा रहे थे ताकि स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस में उनकी जियांग फैमिली को कोई परेशानी ना हो। इसलिए उन्होंने यहाँ पे यूलियन की प्रैक्टिस के लिए एक डिमोनिक बीस्ट को भी क्रिएट कर दिया था, जिसके साथ यूलियन वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही थी और वो डिमोनिक बीस्ट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि यूलियन यहाँ पे उसके ऊपर अपने जितने भी पावरफुल हमले कर रही थी वो उन सभी को वहाँ पे बहुत ही आसानी से रोक लेता था, जो देखकर वक्त के साथ साथ यूलियन का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था और उसके साथ साथ उसकी स्वॉर्ड स्किल्स भी बहुत ज्यादा अच्छी होती जा रही थी, जो देखकर निंगयू वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहती है, मिस यूलियन तो यहाँ पे उन 8 के 8 इमॉर्टल स्वॉर्ड्स को अपने दिल के साथ जोड़ते हुए बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल कर रही है। और भले आज से पहले मिस यूलियन ने कभी भी स्वॉर्ड की प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन हमारे एंसेस्टर्स की गाइडेंस की वजह से वो कुछ ही दिनों में इसमें माहिर हो गई है। पर क्या वो वाकई यहाँ पे उस डिमोनिक बीस्ट को हरा पाएगी? उसकी अभी की प्रोग्रेस को देखते हुए तो मुझे लग रहा है कि वो बहुत ही जल्द इस डिमोनिक बीस्ट का सामना करते हुए इसे बहुत ही आसानी से हरा लेगी। और तभी हम वहाँ पे यूलियन को देखते हैं, जो कि अभी भी लगातार बहुत ही तेजी से उस डिमोनिक बीस्ट के ऊपर अटैक किए जा रही थी, लेकिन वो उस डिमोनिक बीस्ट के ऊपर जितने भी हमले कर रही थी वो डिमोनिक बीस्ट वहाँ पे दोबारा ठीक हुए जा रहा था। ये देखकर यूलियन वहाँ पे अपने सबसे पावरफुल अटैक की तैयारी करते हुए अपनी 8 की 8 इमॉर्टल स्वॉर्ड्स को एक ही स्वॉर्ड में मर्ज करने लगती है और वहाँ पे उन 8 इमॉर्टल स्वॉर्ड्स के कंबाइन होते ही उस इमॉर्टल स्वॉर्ड की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसकी मदद से यूलियन वहाँ पे आगे बढ़ते हुए जाकर उस डिमोनिक बीस्ट के शरीर के ऊपर एक बहुत बड़ा कट दे देती है। लेकिन वो डिमोनिक बीस्ट वहाँ पे एक बार फिर से बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो गया था, लेकिन मिस यूलियन भी यहाँ पे नहीं थकती और वो वहाँ पे दोबारा उस डिमोनिक बीस्ट के ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो गई थी। और यूलियन के इस कमाल के जज्बे को देखकर बनने को वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहता है, ये लड़की इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं है और वैसे भी इसे यहाँ पे बॉस खुद गाइड कर रहे हैं, और अगर ये लड़की बॉस की गाइडेंस के ऊपर चलती रही तो ये लड़की बहुत ही जल्द उस स्वॉर्ड मास्टर को भी हराने के काबिल हो जाएगी, जो कि खुद को इस 8 माउंटेन एंड सी रियलम का सबसे पावरफुल
कल्टीवेटर समझ बैठा है। और इसी के साथ वहाँ पे मिस यूलिन की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी थी, जिसके बाद वो डेमोनिक बीस्ट भी खुद ब खुद ही वहाँ से गायब हो गया था। लेकिन निंग यू वहाँ पे यूलिन को देखते हुए कहती है कि जब से यूलिन ने सूट प्रैक्टिस शुरू की है तब से वो मुझे अंदर ही अंदर से बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है उसकी ये खुशी शॉर्ट स्किल सीखने की वजह से नहीं है, बल्कि उसे खुशी इस बात की हो रही है कि अब वो खुद ही अपना बदला ले पाएगी। और ये क्या निंग यू बर्निंग क्रू से कहती है, क्या तुमने नोटिस किया कि मिस यूलिन की सूट स्किल्स बाकी सूट कल्टीवेटर से थोड़ी डिफरेंट है। वहीं दूसरी तरफ यूलिन बहुत ही गुस्से से ऊपर आसमान को घूर रही थी कि तभी वहाँ पे उसके पिता भी आने लगते हैं, जो कि देखने से यहाँ पे थोड़े सैड लग रहे थे। जो देखकर यूलिन वहाँ पे अपने पिता के पास जाते हुए उनसे पूछते हैं, फादर क्या हुआ आपको? जिस पे मास्टर जियांग वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए कहते हैं कि सूट कॉन्फ्रेंस बहुत ही जल्द आने वाली है और जियांग फैमिली का हेड होने के नाते मुझे भी वहाँ पे जाना होगा, पर मुझे परेशानी इस बात की हो रही है कि उन 8 की 8 इमोर्टल सोर्ड्स ने तुम्हें अपना मास्टर मान लिया है, जिसकी वजह से हम तुम्हारे वाली इमोर्टल सोर्ड्स को सोर्ड कॉन्फ्रेंस में नहीं ले जा सकते, क्योंकि सोर्ड मास्टर उन्हें देखते ही पहचान लेंगे कि तुम उन 8 की 8 इमोर्टल सोर्ड्स की मास्टर हो। और अगर ऐसा हुआ तो सोर्ड मास्टर तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। अपने फादर की ये बात सुनकर यूलिन भी वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है, ये तो वाकई परेशानी वाली बात है। अगर हमारी जियांग फैमिली सोर्ड कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने जाती है तो हम अपने साथ कौन सी सोर्ड्स को लेकर जाएंगे? जिस पे मास्टर जियांग भी वहाँ पे परेशान होते हुए कहते हैं कि मुझे भी यही बात परेशान कर रही है। अभी भी हमारे गाँव में कुछ रिफाइन की हुई सोर्ड्स मौजूद तो है, लेकिन सोर्ड मास्टर उन्हें देखते ही पहचान लेंगे कि ये कोई इमोर्टल सोर्ड्स नहीं है। इसलिए अब तुम ही मुझे बताओ कि हम वहाँ पे अपने साथ कौन सी सोर्ड लेकर जाएं। अपने पिता की ये बात सुनकर यूलिन भी वहाँ पे चुप हो गई थी, क्योंकि उसके पास भी इसका कोई हल नहीं था। पर अभी वो दोनों बाप बेटी वहाँ पे ये सब सोचते हुए परेशान हो ही रहे थे कि तभी वहाँ ऊपर आसमान से एक सोर्ड उड़ते हुए नीचे आ गिरती है, जिससे वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है कि वहाँ पे चारों तरफ स्मोक ही स्मोक फैल गई थी। और उस सोर्ड को देखकर वहाँ पे उन दोनों बाप बेटी की आंखें खुली की खुली रह गई थी। और मास्टर जियांग की तो सोर्ड को देखकर ही बोलती बंद हो गई थी, और वो उस सोर्ड को देखकर अकलाते हुए कहते हैं, ये किस तरह की सोर्ड है? ये सोर्ड जितनी बार से नरम दिख रही है, अंदर से उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड है, और इस स्वॉर्ड की सबसे खास स्टोन की मदद से बनाया गया है। लेकिन रुको, इससे निकल रही है कलरफुल एनर्जी क्या है? और जब मास्टर जियांग पास से जाकर उस सोर्ड को देखते हैं तो वो वहाँ पे और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, इस सोर्ड को तो ग्रीन फ्लेम की मदद से बनाया गया है। और जब मास्टर जियांग और पास से सोर्ड को देखते हैं तो वो वहाँ पे और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, नहीं, बल्कि इसे तो हजारों लाखों साल पुरानी स्पिरिचुअल फायर की मदद से रिफाइन किया गया है। नहीं, बल्कि ये तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। ये तो मुझे किसी गॉड की सोर्ड लग रही है। मैं तो इस सोर्ड को जज करने के काबिल ही नहीं हूँ। और ये कहकर बेचारे मास्टर जियांग वहीं पे गिरकर बेहोश हो गए थे। अब हेल गॉड की सोर्ड देखकर ये होना तो लाजिम था, पर अपने पिता को वहाँ पे इस तरह से बेहोश होते हुए देखकर यूलिन को वहाँ पे अपने पिता की बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी। इसलिए वो वहाँ पे अपने पिता को हिला कर जगाने की कोशिश करने लगती है। वहीं ये सब देखकर बर्निंग क्रू वहाँ पे हंसते हुए कहता है, मुझे लगता है इस ओल्ड मैन ने आज तक अपनी लाइफ में किसी रियल डिवाइन सोर्ड को नहीं देखा, इस वजह से तो इसकी ऐसी हालत हो गई। ये ओल्ड मैन इस मामूली सी सोर्ड को देखकर बेहोश हो गया। अगर इसे सस्ताजू अपने वाली रियल सोर्ड दिखा देते तो फिर तो शायद ये यहीं पे कोमा में चला जाता। और अभी बर्निंग क्रू यहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ पे स्नोफॉल होने लगती है, जिसे देखकर सस्ताजू वहाँ पे कोल्ड टोन में कहते हैं कि अब वक्त आ गया है। जिस पे निंग यू सस्ताजू से सवाल करते हुए पूछती है, सस्ताजू आप क्या कह रहे हैं, किसका वक्त आ गया है? जिस पे सस्ताजू भी वहाँ पे खड़े होकर उस स्नोफॉल को देखते हुए कहते हैं कि अब हमारे घर जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि हमारा न्यू स्टार्ट हो चुका है। अब सस्ताजू यहाँ पे अपने कौन से घर के बारे में बात कर रहे हैं इसका पता तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही चलेगा, क्योंकि इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।